नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं मीनाक्षी और शो है बात भारत की। बात भारत की में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के कमेंट की, जो उसने तथाकथित बुलडोज़र जस्टिस पर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति भले ही दोषी हो, फिर भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। बुलडोज़र की कार्रवाई ऐसी है जो हमने पिछले कई सालों में देखा है कई राज्यों में हुई। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी अपराध का आरोपी बताया जाता है, उसकी संपत्ति पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है। बताया जाता है कि जो निर्माण था, जो संपत्ति थी, वो अतिक्रमण थी या अवैध थी। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वायर की पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद और वकील सारिम नवेद। मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि सारिम नवेद उसी केस के वकील हैं जिस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये केस जो था ये 2022 का है। ये शुरुआत हुई थी इसकी दिल्ली के जहांगीरपुरी के जो डिमोलिशंस हुए थे उसे लेकर। पूरी कार्रवाई जो है ये राज्यों तक कैसे पहुंची फिर? तो देखिए, सिर्फ जहांगीरपुरी का मुद्दा नहीं था। तब डेमोलिशंस और स्टेट में भी हुए थे, मध्य प्रदेश में भी हुए थे। वो खरगोन का आपको याद होगा जी। कि वहां पे कुछ वायलेंस हुई थी और उसके बाद उन्होंने बुलडोजर एक्शन किया था। तो हमारी पिटिशन जो है वो सबको कवर करती है। अब 2 साल से इस पे केस चल रहा है। काफी एफिडेविट स्टेट्स ने अपनी सबमिट करी हैं। अब 2.5 साल हो गए मानिए। उसके बाद पहली बार सोलिसिटर जनरल ने कहा कि देखिए, हमने 2 साल पहले में एफिडेविट दी है, उसको खोलिए, जो दी है उत्तर प्रदेश ने। हमने कहा है कि जो होगा कानून के हिसाब से होगा, आप इसको मान लीजिए। हमने कहा ठीक है, शुरू में पहले कह देते आप। फिर उन्होंने कहा लेकिन हम ये नहीं मान रहे कि हमने कोई गलत किया है। हम मान नहीं रहे हमने कोई गलत किया है, लेकिन हम मान रहे हैं कि नहीं, चीजें बदलनी है। जी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी बात है, हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो उन्होंने 17 सितंबर की नेक्स्ट डेट रखी है। उन्होंने कहा है कि सारी पार्टीज जो हैं अपनी एक गाइडलाइंस सजेस्ट करेंगे कि कैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। जो बेंच से जो आया है सजेशन, ऑब्जर्वेशन, उसमें यह है कि देखिए, हर स्टेट के म्युनिसिपल लॉ में कुछ ना कुछ एक टाइम लिमिट होती है। जी। आपका घर तोड़ने ऐसे नहीं आते। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका प्लान ठीक नहीं है, या फिर आपके प्लान के मुताबिक नहीं बनाया गया है, या फिर कोई और आपकी कोई एनक्रोच्ड है प्रॉपर्टी। एनक्रोच्ड है, कोई भी जी। इशू है, तो पहले आपको आएगा एक शो कॉज नोटिस। आप उसका जवाब देंगे। पॉसिबल है शो कॉज नोटिस गलत हो। अगर गलत है तो वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर आप गलत पाए जाते हैं, आफ्टर दैट इंक्वायरी, आफ्टर दैट हियरिंग, उसके बाद आपके खिलाफ ऑर्डर इशू होते हैं। लेकिन तब भी हर लॉ में लिखा है कि आपको अपील का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, इतना टाइम तो आप देंगे कि मैं अपनी बात रख सकूं। अगर मैं हार जाऊं तो अपील कर सकूं, मैं अपने वकील से बात कर सकूं। जी। ये कुछ नहीं है कि हम सुबह कुछ किसी का फरमान आया कि शाम को तोड़ दो। जी। देखिए, घर घर होता है। हमारे लॉ में हमेशा घर का एक ओहदा अलग रहा है। आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी आपकी कुछ और माली संपत्ति है, उसके खिलाफ तो लॉ एक्ट कर लेता है। लेकिन ये कभी नहीं होता कि घर से लोगों को निकाल दो। चलिए, अगर मैं भी कोई गुनहगार हूँ, मेरे बीवी बच्चे होंगे, मेरे माँ बाप होंगे, उनको आप कैसे दोष दे सकते हैं? जी। तो बड़ा क्लियरली कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कन्विक्शन के बाद भी ये नहीं कर सकते। और हम ऐसा सिस्टम एक बनाएंगे जिसमें कि अब ये मनमानी से बुलडोजर एक्शन ना हो सके। जी। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में लगातार कोई भी दोष लगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर और तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का 2.5 साल आपने बताया कि सुनवाई को चलते हुए हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये बिल्कुल ही इलीगल है। आप इसे किस तरह देखते हैं? जी, बिल्कुल। मैं इसको एक बुलडोज़र पे इतनी बात हो ही क्यों रही है? अगर ये म्युनिसिपल एक्शन ही अगर होता तो इतनी ज़्यादा अब न्यूज़ पे तो नहीं रहता। ये आपने हमने पिछले 5 या 6 सालों में देखा है कि ये बुलडोज़र जस्टिस जो है, बुलडोज़र किसी का घर तोड़ देना, जी। वो उसकी एक पॉलिटिकल मीनिंग हो गई है। वो एक पॉलिटिकल सिंबोलिज़्म है और उसका सीधा-सीधा जो है कम्युनल तरीके से बीजेपी की सरकारें उसे यूज़ कर रही हैं। आप यूपी और ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस टेक्निकलिटीज़ की वजह से होती हैं, वहाँ डिस्कस होता है, वहाँ पर सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता, वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम लॉ के अनुसार ही चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें अलग तरीके से आप उसको देखिए। लेकिन मैं एक
पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरीके से देखता हूँ, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की तरीके से देखता हूँ, हर बार बुलडोजर को उस तरीके से यूज किया गया है और खास करके मुसलमानों के खिलाफ यूज किया गया है, चाहे वो खरगोन ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ दिल्ली क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश क्यों ना हो। और ये जो बुलडोजर जस्टिस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में भी आ रहा है, जहां पर लगातार मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और जिससे पेट्रनाइज कर रहे हैं वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सरकारें कर रही हैं, जहां प्रधानमंत्री भी मुसलमानों के खिलाफ अपने चुनावी भाषणों में निशाना बना रहे हैं। और आप यूपी का देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ, मुझे याद है पिछले चुनावों में जब वो हेलीकॉप्टर का दौरा करते थे, कैंपेन्स में जाते थे, तो वहां पर उन्होंने बीजेपी कि ये आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से और यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल से जब उनका फुटेज दिखाया जा रहा था, तो ऊपर में आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए नीचे जब कैंपेन ग्राउंड में या रैली के ग्राउंड में देख रहे हैं, तो वहां पर लगातार बीजेपी की जो मशीनरी है वो हर आदित्यनाथ की रैली में 3-4 बुलडोजर्स रखते थे। तो वो बुलडोजर का मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है, उसका मतलब है एक पॉलिटिकल एक्शन, जहां पर आदित्यनाथ बुलडोजर जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। और उसका एक कम्युनल, जिस तरीके से उनके भाषण होते हैं, आप जानते हैं किस तरीके से होते हैं, जब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे सीधा सीधा एक हार्डलाइन स्टैंड लेते हुए उनको कभी किसी भी तरीके से डिमोनाइज करते हैं, वो सारी चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं। तो उसका एक इलेक्शन की स्ट्रेटेजी की तरीके से यूज किया गया है। और राह चलते जो कम्युनल एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में या ना हिंदी हार्टलैंड में, हर जगह बीजेपी ने इसको फैलाने की कोशिश की है कि और हम इंडिया में हम हमेशा जानते हैं कि हाँ भाई, किसी ने चोरी की, भाई इनको तो जेल में डालना ही नहीं चाहिए, इनको सीधा सीधा खत्म करो यहाँ पर। इंस्टेंट जस्टिस तो जो है जो वो लोगों को इंस्टेंट, बहुत ज्यादा हाँ, सेंसेशनलाइज कर खत्म देता है। करो। तो क्या ये सारे राह चलते लोग जो तुरंत क्विक जस्टिस चाहते हैं, वो तो इंडिया में हमेशा से रहा है। लेकिन पहली बार हमने पिछले 6-7 सालों में देखा है कि बीजेपी की सरकार, जिनको मॉरली अपराइट रहना चाहिए, एक जस्टिस के साथ रहना चाहिए, वो ऐसी भावनाओं को और ज्यादा हवा दे रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वेलकम है और एकदम स्वागत योग्य है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने जिस तरीके से देखा है कि अब जो ये सरकार है, बीजेपी की सरकार, इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिकरी की तरफ ले जा रही है, क्योंकि उनको लग गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ हो सकती है। तो बुलडोजर जस्टिस, जैसा सारिम ने कहा, आप मान लीजिए आप अभियुक्त हैं और आपको तुरंत तो आपने अगर कोई क्राइम किया है, तो उसमें आपके बच्चों की, आपकी बीवियों की, आपके पेरेंट्स की उसमें उसमें क्या भागीदारी है। और आप घर तोड़ना जो है, वो सिर्फ एक अभियुक्त के खिलाफ एक्शन नहीं है, उसके समूचे परिवार के खिलाफ एक अभियुक्त है, उनको होमलेस कर देना। और जब ऐसे सरकार जब अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी इस तरीके से एक्स्ट्रा लीगल, तो वो बाकी जो राउडी एलिमेंट्स है, सरकारी भीड़ की तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, तो बाहर का जो कम्युनल भीड़ है, वो अपने आप उनको क्या मैसेज मिलेगा कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल सारिम आपसे है मेरा, जब बार बार बात होती है कि म्यूनिसिपल नियम कायदे जो हैं, जब हमने देखा इलाहाबाद में मोहम्मद जावेद का घर तोड़ा गया, उससे एक दिन पहले उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, लेकिन जिस घर को, जिस प्रॉपर्टी को तोड़ा गया, वो उनकी पत्नी के नाम पे या किसी परिजन के नाम पे, तो कानून क्या कहता है कि अगर वो संपत्ति उनके नाम पे नहीं भी है, तब भी क्या उसे तोड़ा जा सकता है? क्या इसमें कोई नियम नहीं है, भले ही वो नगर पालिका का क्यों ना हो? देखिए, नियम तो ये है कि अपराध और घर का कोई रिलेशन नहीं है जी। आप कह रहे हैं कि अगर ये अनप्लान्ड है, परमिशन नहीं है, या परमिशन अलग स्ट्रक्चर की थी, आपने अलग बना लिया आपने, तो आपका प्रोसीजर उसमें है। अगर उनकी वाइफ के नाम पे है, तो उनकी वाइफ के नाम पे नोटिस दीजिए, क्योंकि ये मुद्दा हमने भी उठाया था इस केस में। उसका फौरन जवाब आया, टेक्निकल जवाब आया कि आप क्यों उठा रहे हैं, वो तो खुद समर्थ हैं, अपना उठा रहे हैं मुद्दा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बहरहाल उन्होंने एक रिप्लाई भी फाइल किया था। रिप्लाई में उन्होंने कहा कि हमने तो नोटिस दिया था। नोटिस क्या है? एक चस्पा नहीं, वो तो कह रहे हैं पहले दे दिया हमने। अच्छा। बस एक चस्पा है, दीवार है, हाँ। उस पर नोटिस चिपका हुआ है, और आपने क्लोजअप फोटो ले ली, और वो भी रात को ही। तब मुझे याद है गर्मी थी जी। तो हमने ध्यान दिया था कि 7:30 तक तो सनलाइट रहेगी आपकी। ऐसा कौन सा इलाहाबाद का, प्रयागराज का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि इतना मुस्तैद है कि रात को 8 बजे जाके वो नोटिस चस्पा कर रहा है? कोई नहीं करेगा ऐसा। और क्लोजअप है, आपको नहीं दिख रहा किस दीवार का है जी। वो दीवार उनके घर की है, किसी और घर की दीवार हो, घर की हो, कि किसी और शहर की भी हो सकती है। वो दीवार का क्लोजअप है, वो तो उसमें लगा हुआ है पीस ऑफ पेपर। तो देखिए, ये सब तो ट्रिकरी थी।
बात जो थी वो सामने आ रही थी पॉलिटिकल लीडर्स और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के स्टेटमेंट से। योगी आदित्यनाथ, अभी नए हाल ही में मनोज यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उनका स्टेटमेंट, मोहन यादव। मोहन यादव माफ जी कीजिएगा। सो इन सब के स्टेटमेंट से बात साफ आ रही थी कि जो हो रहा है ये एक दंड दिया जा रहा है, जी, एक ये एक पॉलिटिकली वो पॉलिटिकल, कमेंट, जी कमेंट है ये, हम ये यस करेंगे। बिल्कुल। और एक जो है, एक नई तरह की एक जो सोच बन गई है कि ये सारे जो मॉडर्न लॉज हैं तो नेहरू के सब दिए हुए देन है, सब बकवास हैं, हम जस्टिस करेंगे त्वरित न्याय। त्वरित न्याय ये बहुत ही खतरनाक है। आज मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो ऑटो से आ रहे थे। ऑटो वाले साहब जो थे तो वैसे तो पूरे भगवा पहने हुए थे, लेकिन कह रहे थे बड़े परेशान है सरकार से। खैर, इनकी बड़ी अच्छी बात हुई इनका कि हाँ हाँ भाई, सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए कलकत्ता में जो हुआ है उस आदमी को फांसी देनी चाहिए थी 1 हफ्ते में। उन्होंने और बात करी है, वकील साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऑटो वाले साहब ने कहा कि मैं तो अखबार बांटा करता था, मुझे किसी कॉलोनी में कोई चोरी हो गई थी तो मुझे भी पुलिस ने बिठा लिया था 1 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, तो तुम्हें बिठाया जाता है, तुम मान रहे हो पुलिस गलत कर रही है, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि वही आदमी है जो कि असली वहां पे मुलजिम है, जिसने असली में वो किया है। हमारे समाज में एक जो कॉम्प्लेक्सिटी से हम दूर भाग रहे हैं कि हमें आसान सिंपल आंसर मिल जाए, ये बहुत खतरनाक है। किसी का घर तोड़ दो, किसी को फांसी दे दो। निर्भया के बाद फांसी हुई, क्या रेप्स कम हुए? क्या औरतें ज्यादा सुरक्षित हैं? नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी से हमें डील करना है। उसका घर तोड़ दो तो वो घर बैठ जाएगा, ऐसा कहीं होता भी नहीं है। आप बस लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे, किसी का फायदा नहीं होगा। हमने नोटिस की बात की जब नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी हरियाणा में, उसके बाद जब एंक्रोचमेंट, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव करके जब घर तोड़े गए थे, उसमें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया था। आपने ग्राउंड पर जाके अजॉय देखा था, आपका क्या अनुभव रहा था कि क्या वहाँ पर जो घर तोड़े गए थे, क्या वो वाकई में अतिक्रमण था, या फिर वो सिर्फ इसी संदेह के आधार पर कि ये सभी लोग थे जो हिंसा में संलिप्त थे? ये अतिक्रमण था या नहीं, उस एंगल में मैं गया नहीं। लेकिन आप अगर म्युनिसिपैलिटी चाहे तो भारत के किसी कोने में, चाहे वो शहर, चाहे रूरल एरियाज हो, चाहे वो गांव हो, वहां पर कोई ना कोई नोटिस डाल सकते हैं। हाँ, कि आपका, और ज्यादातर केसेस मैंने ये खास करके जहां घर तोड़े गए, बुलडोजर, वो बुलडो घर आप अलग, बुलडोजर लाकर वो एक क्रिएट करते हैं सीन, एक डर का क्रिएट करते हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारा इसी तरीके से घर तोड़ेंगे। तो जितनी भी जगह मैंने ये स्टोरीज कवर की है जहाँ घर टूटे हैं, तो वो एक ही लाइन में हर जगह में बने हुए हैं, और उनको जो नोटिस मिलता है वो एक जेनेरिक नोटिस मिलता है कि हाँ सर। तो पास वाले जो 2 घर जो नहीं तोड़े जा रहे हैं, वो भी, उन्हें भी वो नोटिस मिल सकता है। लेकिन बीच में जो क्राइम के अक्यूज्ड हैं और मतलब और मुस्लिम हैं, उनका घर बीच में, उनको नोटिस मिलता है और उनको तोड़ा जाता है। तो बाकी दोनों को क्यों छोड़ा जा रहा है? एक सवाल ये होता है। दूसरा जो ये आता है कि हर बार कि जब ये न्यूज़ बनता है, भाई खरगोन में यहाँ पर इस तरीके से दंगे हुए और दंगे के अभियुक्त ये 4 लोग पाए गए, उनको नोटिस तुरंत उसके बाद से कार्रवाई शुरू होती है और उनको एक बैक डेटेड नोटिस मिलता है। जैसे अगस्त में अगर दंगे हुए तो वो अचानक से वो नोटिस निकल आता है दिसंबर में, हमने दिसंबर के बैक डेटेड में, जो उस अभियुक्त को आज ही पता चला कि भाई ये दिसंबर में निकला था। तो ये सीधा सीधा एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स है, और सामने भ्रष्टाचार भी है सरकार का, कि जो इस तरीके से दंड देने के लिए, इंस्टेंट जस्टिस देने के लिए अपना जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एल्गोरिदम है, उसको तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, इस अपने इलेक्टोरल फायदे के लिए और ध्रुवीकरण समाज में रखने के लिए, जो बीजेपी को अभी तक काम आता आया है कि ध्रुवीकरण रहेगा तो हम जीतेंगे, तो उसी के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सिस्टम है उसको खराब किया है इन लोगों ने। अब हर क्लर्क या हर म्युनिसिपैलिटी या हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं जिनको ये पता है कि अगर आज किसी नेता को जरूरत पड़े कि भाई हमें ये नोटिस निकालना है, तो उनको पूरी छूट है कि आप पीछे के बैक डेटेड नोटिस निकाल ले और उसको कर ले, और सीधा सीधा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है डिस्ट्रिक्ट्स की और अफसरों की, वो एकदम खत्म हो चुकी है। और इस तरीके से वो एक तरीके से वो पॉलिटिकल कॉग इन द व्हील जिसको कहते हैं, कि उनके पूरे ये जो बीजेपी के जो राजनीतिक मोटिवेशंस है, उसमें वो एक एक उन्हीं के कार्यकर्ता बन गए हैं और ना कि लोगों के लिए सरकार
सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये चीज गौर करने वाली बात है। और मुझे लगता है जो ये गाइडलाइंस जो होगी उसमें बैक डेटेड नोटिस किस तरीके से लोगों के पास आ रहे हैं उस पे एक डिस्कशन होना चाहिए। जी और एक पता लगाने का तरीका होना चाहिए मेरे जैसे जर्नलिस्ट या कोई सिविल सोसाइटी के लोगों को कि ये बैक डेटेड है और जो कि कल ही छपा है वो हम पता कैसे करें। जी। तो कैसे, शायद तो कंप्यूटराइज करने बेंच पर ने होगा। एक सजेशन जी दिया था, वो हाँ। एक लाइन ही थी हम्म। कि स्टेट का एक होना चाहिए नोडल ऑफिसर एट द कैपिटल। तो कैपिटल। उन्होंने हम्म। उसको एम्बेलिश नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। मेरी हम्म। समझ ये है कि, हम्म। और हम सजेशन भी हम यही दे रहे हैं कि जो भी डेमोलिशन का ऑर्डर हो उस ऑफिसर के थ्रू जाए, तो हम्म। आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा टू कंफर्म हम्म। कि किस दिन एक्चुअली इशू हुआ है। फिर ये बैकडेट वाला इशू जो है ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये तो एकदम जग जाहिर है, जी जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे हैं। ये तो एकदम सामने है कि भाई अतीक खान का घर तोड़ा गया, वो है, वो कन्विक्ट है। लेकिन जब वो न्यूज में आते हैं कि ऐसा हुआ है तो उनका घर तोड़ा गया। खरगोन में जब ये होता है उससे पहले म्युनिसिपल एक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दंड देने की वो सीधा जी सीधा पीनल मेजर है ये, और ये एक्स्ट्रा लीगल मेजर है। महाराष्ट्र में भी मीरा रोड पर जब वहां पर वायलेंस हुई जी थी तो हाँ, उसके बाद उसके हुआ था। बाद हर ये राज्य में हमें मॉडल देख बन रहे हैं, गया मॉडल है बन गया ये। बीजेपी हाँ। के लिए। यहाँ एक और सवाल उठता है, मैं जब इस शो के लिए पढ़ रही थी तो उसमें कई सारे जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया कि अगर म्यूनिसिपैलिटी भी कोई एक्शन लेना चाहती है तो उसमें डिमोलिशन किसी भी स्टेज पर नहीं आता है। आप नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस के बाद जवाब है, जवाब के बाद अपील है। तो ये जब वो जैसे कि हमने बात की कि तुषार मेहता जब कहते हैं कोर्ट में कि नहीं ये लीगल है, तो वो डिमोलिशन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी स्टेज पर दर्ज नहीं है कि आप अपील के बाद भी मौका दे रहे हैं, आप लगातार। तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है? देखिए, वो सरकारी वकील हैं, उनको सरकार को डिफेंड करना है उनको, तो वो तो कहेंगे नहीं आके हमने गलत किया है। अब बेंच ने इस पे एक, क्योंकि दलील एक तरफ होती है फिर दूसरी तरफ के वकील उसको आंसर करते हैं। बेंच ने कहा कि देखिए हम फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे इसमें, अभी अभी नीड ऑफ द आवर है कि इस जो प्रथा जो प्रैक्टिस बन गई इसको रोका जाए। तो अभी सारा फोकस है कि इसको आगे रोका जाए। हमारी गाइडलाइन जो सजेशन होंगे उसमें ये भी हम सजेस्ट करेंगे कि कुछ क्लेम्स कमीशन होना चाहिए, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन लोग बेघर हुए हैं उनको वापस घर मिल जाए उसके लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है ऑन रिकॉर्ड। केस चल रहा है 2.5 साल से, हमने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं बार बार कि ये घर तोड़ा गया बिना प्रोसीजर के। उनका कभी ऐसा कोई जवाब नहीं आया जहां मुझे लगा हो कि देखिए ये तो बिल्कुल ठीक काम किया है इन्होंने। मिसाल के तौर पे उदयपुर में जो केस हुआ उसके बारे में बात करूंगी। एक नाबालिग है जो स्कूल में एक क्राइम करता है, उसकी फैमिली एक घर में बतौर किराएदार रहती है। आपको अपराध होने के बाद जब सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है उसके बाद आपको याद आता है जिस घर में एक किराएदार है, आप उस घर को वन भूमि बताकर उस घर को गिरा देते हैं। इसे किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा और इसे किस तरह से देखा जाएगा? ये जो जिनका घर टूटा है वो भी यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, उनके नोटिस इशू हुआ है उनके एप्लीकेशन पे अभी मंडे को, तो उसमें जवाब देना है, इनको दिखाएंगे कि कैसे जस्टिफाई करेंगे। जी, क्योंकि किराएदार का घर है, आप जब तक ठीक है, हम वहां तक समझ रहे हैं कि ठीक है आप मालिक मकान को कह सकते हैं, आपने जो हमने इलाहाबाद में देखा वहां का। पर आप ऐसे व्यक्ति, मैं किसी के घर में रहती हूँ, अगर मैं कोई अपराध करती हूँ तो वो लैंडलॉर्ड कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर लैंडलॉर्ड नहीं भी, अगर लैंडलॉर्ड का बेटा भी है तो फिर आप घर कैसे तोड़ सकते जी, हैं? यही कोर्ट ने भी कहा कि जेल भेजेंगे आप, जी, आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप घर तोड़ने का कहाँ से आ गया? ये लॉ कहाँ से आया है? ना तो हमारे लॉ में है, ना ही हमारे हिस्टोरिकल किसी कल्चर में हमारा ये ऐसी चीज है कि देखिए ये फेयर पनिशमेंट होती है। ना ही मुझे ध्यान है किसी वर्ल्ड कल्चर में कि ये ऐसी पनिशमेंट जायज मानी जाती है। जो दुष्यंत दवे साहब जो इसमें सीनियर एडवोकेट हैं इस केस में, तो उन्होंने 2-3 बार कोर्ट में कहा है, क्योंकि रिपोर्ट भी हुआ था कि सैनिक फार्म्स जैसी जो पॉश कॉलोनीज जो हैं वो सबको पता है कि वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से इलीगल है, वहां तो बुलडोजर नहीं जा रहा। तो ये जो एक फिग लीफ जो है, एक जो इनका जो एक बहाना जो है कि ये देखिए हम तो बहुत ही टेक्निकली हम कह रहे हैं कि देखिए जहां भी इंक्रोचमेंट है, जहां भी कुछ गलत हुआ है, आप बताइए, हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया में कितनी कितनी जगहें होंगी जहां पे हर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ये प्लान तो के हर हिसाब से लोकेलिटी होगा। को पता है। दिल्ली में जी, अगर हम लोग सिर्फ दिल्ली में कोई जो भी कुछ पॉश सालों से कॉलोनी रह रहे देखिए, हैं, हमें जी। पता है कि किसी भी पॉश कॉलोनी के बगल में हमें जो भी झुग्गी बस्ती दिख रही है वो अवैध है।
जी, आप डीडीए के यहाँ पे दिल्ली में बिल्कुल। कोई डीडीए पे किसी भी डीडीए में आप चुन लीजिए, रैंडम चले जी, जाइए, वहां पे छत पे कंस्ट्रक्शन करना मना है, जी। लेकिन सब ने कर रखा है। और बालकनीज़ हाँ, बनाई हैं। बैल्कनीज बनाई है, छेका हुआ है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र एक तरीके से इस तरीके इलीगल इंक्रोचमेंट्स में जी, मिला हुआ है। और यहाँ पर आप कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आप सीधे-सीधे ईमानदारी से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अचानक से आपके पास जी, सरकार के लोग आ जाएँगे और वो अपना हिस्सा वहाँ पर माँगेंगे, ताक और फिर फुल फुल छूट देंगे कि भाई आप जी। कंस्ट्रक्शन करवाइए। अ, तो जी। और हाँ, अच्छा, मैं तो उससे भी आगे जाऊँगा। मैं जी। कहूँगा देखिए, अ, एक ये सेंसिबिलिटी की बात हुँ, होती है, एक पॉलिसी की बात होती है, एक हुँ। एक मानवता की बात हाँ होती है। जी, हाँ। घर बनाए गए थे, काफ़ी घर डीडीए कह रहे हैं, हुँ, वो बनाए गए थे 1970s 80s में। 80s में। फैमिलीज़ हुँ, के लिए रिक्वायरमेंट्स कम हुँ, थी, हुँ, गाड़ियाँ कम थीं। हुँ, अभी जो एक्शन उस पे फ़ौरन नहीं लिया जाता, सरकार कहती है कि हमें पता है कि आपकी ज़रूरतें हैं, आपने बढ़ा लिया है। हुँ, आपने ठीक है, आपने एक ऑफ़ेंस किया है एज़ पर म्युनिसिपल लॉज़। आपने किसी का खून नहीं किया, आपने ऐसा कुछ नहीं किया आपके घर तोड़ दें आके। हुँ, और देखिए, यही एक स्टेट का, इन अ वेलफेयर स्टेट जो कि हम आज तक हैं, एक रिपब्लिक जो हम आज तक हैं, इसका रिलेशनशिप होता है सिटीज़न के से कि हम हुँ, आपके आपके हम ऊपर हम हेडमास्टर नहीं है डंडा बजाने के लिए। हमें देखना है कि आपने क्या किया, क्यों किया। हुँ। कोई जस्टिफिकेशन अगर जी, है, बिल्कुल। तो उस पे हुँ, हुँ, पेनलाइज़ नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई मास्टर प्लान रिवाइज़ किए जाते हैं, पॉलिसी हुँ, रिवाइज़ की जाती हैं। देखिए, वो आदमी जो घर बना रहा है वहाँ पे, वो ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पे कैसीनो चला रहा हो। हुँ, हुँ, वो अपना घर बना रहा है, वहाँ वहाँ रह हुँ, रहा है। शायद थोड़ा उसने 2 रूम और बना लिए, हुँ, शायद 1 फ्लोर और बना लिया। हुँ, क्या गुनाह कर दिया उसने? हुँ? हुँ, और देखिए, एक प्रोसीजर होता है लॉ में कॉल्ड कंपाउंडिंग। हुँ, अगर मैंने कोई गलत किया है, तो मैं अर्ज़ी देता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, फाइन लेके या फिर खुद डिमोलिश करके मैं उसको रेगुलराइज़ करा सकता हूँ। वो चांस तो मुझे देंगे जो कि हमारे लॉ में हमेशा से रहा है। हुँ। नहीं, और ये एकदम बात सही कह रहे हैं कि मतलब आप आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जैसे मास्टर प्लान रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप पुराने बिल्डिंगों को रेनोवेट कराने के लिए कोई ये नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन एन्क्रोचमेंट हटाने के नाम पर एक समुदाय के खिलाफ एक जी, पॉलिटिकल एब्सोल्युटली। एजेंडा चला रहे हैं, जी, ताकि वो एक मैसेज बने उस पूरे समुदाय के लिए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि प पास के 2 घर जो किसी दूसरे समुदाय से हैं, उनके घर नहीं टूट रहे हैं, लेकिन बीच में एक घर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, उनका घर सिर्फ़ तोड़ा जा रहा है। ऐसा मतलब ये सवाल तो कोई भी देख रहा है, अगर मैं कुछ कुछ भी नहीं जानता हूँ, फिर भी मेरे सामने ये है कि भाई इनको टारगेट करके जी, इनको हटाया जा रहा है। और सिर्फ़ डेमोलिशन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अगर अपराधी घोषित भी कर दिए बिल्कुल। जाए, कॉन्विक्ट भी है, आप तब भी आप घर नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप आपके आपके जो कॉन्विक्ट है, उनके परिवारजनों का इसमें क्या दोष है? वो क्यों होमलेस हो जाए? वो जी, बेघर क्यों हो जाए? तो आपने ये लगातार बात की कि भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसा हुआ, भाजपा की सरकारों ने किया। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार पर आरोप हुँ, लग रहा है कि हाइड्रा जो उन्होंने बनाया है पिछले हुँ, इसी साल की शुरुआत में, उसने जितने भी एनक्रोचमेंट सो कॉल्ड हटाए हैं, हुँ, वो पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोगों के हैं। अभी उन्होंने एक हुँ, अभिनेता हैं, उनका कन्वेंशन सेंटर जो है गिराया गया। हुँ, इस तरह के आरोप, जब एक तरफ कांग्रेस जब ये कहती है कि हुँ, नहीं, इस तरीके की बुलडोजर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट हुँ, बीजेपी शासित राज्यों में है, हुँ, ये गलत है। पर रेवंत रेड्डी जो कर रहे हैं, आप उसको, उस जी, जो वहाँ का बिल्कुल। विपक्ष है तेलंगाना का, हुँ, उसने उनको भी तुरंत कहा है कि ये नॉर्थ का बुलडोजर जस्टिस जो है, वो हुँ। यहाँ पहुँच गया है। इसे बिल्कुल, किस तरह से नहीं देखा बिल्कुल जाएगा? हो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी नेता या पार्टी ने इस तरीके के एक्शन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया। बीजेपी और पुराने, जिस तरीके से मैं एक विधायक हूँ और मुझे ये ज़मीन चाहिए, कई सारे इंडिया में केसेस है, और वो आदमी जिनका ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन बेच नहीं रहा है। तो इस तरीके के म्युनिसिपल अपनी पैंठ लगाकर उसके घर को तुड़वा देना और उस ज़मीन को कब्ज़ा करना, ये भारत में नया नहीं है। और नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन बीजेपी ने इसको एक कंसर्टेड कैंपेन की तरीके से चलाया कि अगर हमारे खिलाफ तुम जाओगे या हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे, सीएए सबको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के की एडवोकेसी कर रहे हैं, जो अपनी हक की माँगे कर रहे हैं, वो सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं है वो, और उसमें बहुत सारे सब जी, लोग हैं। पॉलिटिकल ऑपोज़िशन, सबके कुछ ना कुछ, अगर पॉलिटिकल ऑपोज़िशन के पीछे ईडी वग़ैरह ये तो जा ही रहे हैं, लेकिन उनके जो एड्स हैं, जी, जो उनके साथ में काम करते हैं, उनके भी बहुत जगहों में यूपी में घर तोड़े गए हैं। लेकिन वो
शुरुआत वहां से हुआ कि इसको एक कम्युनल वेपन की तरीके से यूज किया गया है और वो एक मॉडल बन गया। तो अब कहीं पे भी रेवंत रेड्डी भी हो सकते हैं, पिनरई विजयन भी हो सकते हैं, अगर वो ऑटोक्रेटिकली यानी हम चाहे कह सकते तो हैं कि एक जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना हाँ, ये उन्होंने। बुलडोजर जस्टिस जो है इसको पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिल चुका है। एक हम्म, तरफ कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, पर जब उन्हीं की पार्टी के नेता करें तो क्या ये स्वीकार्यता आ चुकी है इस समय? मतलब देखिए, दो अलग मुद्दे हैं कि सरकार के पास कहीं पावर नहीं होगा इंक्रोचमेंट हटाने का, वो कोई नहीं कह रहा। आपको मुद्दा देख के, आपको आपको सिचुएशन देख के करना है। बट बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो कि एंक्रोचमेंट हटा रही है और कह रही है कि देखिए ये हम पनिश कर रहे हैं इनको, कि आप पुलिस छोड़िए, आप कोर्ट छोड़िए, हमने पनिश कर दिया, आप हमें वोट कीजिए। तो बुलडोजर जस्टिस के जो इशू है वो ये है। उसके अलावा देखिए, एक अर्बन प्लानिंग का इशू तो बहुत बड़ा है वो, कि अब हमारी सिटीज जो हैं हैphazard। तेलंगाना का जो जी। जो विपक्ष का आरोप है, उनका कहना है कि वो जितने भी लोगों से जुड़ी हुई संपत्तियां गिराई गई हैं वो सब पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग थे, यानी कि वही प्रतिशोध की भावना की रिवेंज के लिए आप गिरा रहे हैं। इल्जाम है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सब केसेस वो हैं जहां पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर, आला अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको दंडित करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं है, वो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं तो पुलिस, कोर्ट, कानून को परे करके मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। तो इसमें मुद्दा एक तो है जो सफर कर रहा है, घर टूटा है। बट दूसरा मुद्दा ये है कि आप पूरा कानूनी सिस्टम ही आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। कि वहां पे देखिए, जो कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वालों के आदमी के खिलाफ हो भी रहा है तो कुछ रिसोर्सेज वाला आदमी होगा, वो कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे बात ये भी है कि इस केस में उठाया गया है कि जब में तो लड़ने हिंद क्यों आ रहा है, बिकॉज जो आप गरीब आदमी के खिलाफ जा रहे हैं वो तो कोर्ट जा सकता नहीं है, वो कहाँ जाएगा हाई कोर्ट? किसी शहर, छोटे शहर में होगा, हाई कोर्ट कैसे जाएगा, वकील करेगा, लड़ेगा वो। जहांगीरपुरी के लोगों को देखा था, जिस बस्ती में डिमोलिशन हुआ था, वो तो वहीं लड़ रहे थे। जी, वो मार्जिनलाइज्ड लोग थे। बिल्कुल जी, और दो दिल्ली में थे, तब ये हाल है। तो देखिए, वो तो कि एनक्रोचमेंट से कैसे डील करना है वो अलग मुद्दा है। अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो अब तो सर्टेनली वहां पे देखा जाएगा। ये केस जो है ये एक अलग बिल्कुल पैमाने पे है, जहां पे सरकार के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी के हाई लीडर्स ठीना ठोक के कह रहे हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं दंड देने के लिए। तो नहीं, उसमें और सिर्फ जी, इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बना रहे हैं। बिल्कुल। आपने कितने नेताओं के रैलीज में बुलडोजर लगे हुए देखे? वो सिंबल है ना एक। बीजेपी का हो सकता है जी, कमल हो इलेक्शन सिंबल, लेकिन जी। यूपी में जहां-जहां बीजेपी की रैली ग्राउंड्स हैं वहां पर बुलडोजर भी रखे बोरिस जाते बोरिस हैं। जॉनसन जब आए थे, हाँ, वो हाँ। तो जेसीबी वो के, भी है ना, तो वो है हम लोग को वो डिफरेंशिएट करने के लिए। जी, हालांकि मैं ये आपसे एक तरीके से सहमत हूँ कि इन्होंने ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जी, कि आगे आने वाले अगर कोई भी ऑटोक्रेटिक लीडर हो, जी, वो इस तरीके से उसे यूज कर सकता है। जी, लेकिन बीजेपी ने उसको एक कम्युनल तरीके से यूज किया है, सिर्फ ऑटोक्रेटिक तरीके से ही सिर्फ यूज नहीं किया है कि हम कर सकते हैं और हम ऐसे मुसलमानों को दंडित कर रहे हैं। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि हिंदुओं को इकट्ठा करो और बीजेपी को क्रिमिनल एक कौम की तरीके से, मुसलमानों को एक क्रिमिनल कौम की तरीके से प्रोजेक्ट करो। वो उसमें एक बुलडोजर का एक अलग मायना है, एक जी, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म है। और ये जी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर पर ही नहीं है। जिस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर्स कराए हैं बीजेपी की जी, सरकारों में, और खास करके उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पे इस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद उस पे भी हम लोग को बात करनी जी, चाहिए कि किस तरीके से कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, लेकिन हर इस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं, जो जो भागते हुए को, गोली मार हो दी जा रही सकता है है उन्हें। कोइंसिडेंटली मुस्लिम हो, शायद मतलब जी, बेनिफिट हो, लेकिन वो ऐसे भागते भागते कहीं मर जाते हैं, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी जी, ऐसे मीडिया से बात करते हुए कोई गोली मार के चले जाता है। जब आप लॉ ऑर्डर एंड ऑर्डर आपका बहुत स्ट्रांग है, ये जी, आप क्लेम करते हैं, और इस तरीके से मर्डर्स हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ एक कंगारू कोर्ट की तरीके से इंस्टेंट जस्टिस वाला चल रहा है। और सबसे दुख की बात यह है और अनफॉर्चुनेट है कि एक सरकार इसको लीड कर रही है। लोगों के बीच में हमेशा से कुछ ना कुछ इंस्टेंट जस्टिस का एक इमोशन रहता है कि मार देना चाहिए, क्यों कोर्ट में हियरिंग हो। लेकिन हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है उसमें इस तरीके से इंस्टेंट जस्टिस के मैकेनिज्म्स को खारिज किया है। और चेक्स एंड बैलेंसेस, सरकार को वो राह दिखाना चाहिए ना एक रैशनैलिटी की तरफ, एक एजुकेटेड सोसाइटी की तरफ, वो उल्टा कर रही है। जी, और मतलब आयरनी ये है कि जो सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं कि हम सरकार अच्छा कर देंगे, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उन्होंने सरकार के ये सारे मैकेनिज्म्स जो हैं उसको कमजोर करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है।
आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से, आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई कमेंट्स किए हैं विभिन्न मामलों में। मैं जिसका उदाहरण दूंगी वो है हेट स्पीच के केसेस। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आगे से अगर कोई भी हेट क्राइम या हेट स्पीच का मामला सामने आता है, सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य, ये लोग अपनी तरफ से शिकायत का वेट नहीं करेंगे और ये तुरंत कार्रवाई करेंगे। पर हमने देखा उसका अमल नहीं हो रहा है। अगर ये जिस तरह की गाइडलाइन तय करने की बात की जा रही है कोर्ट द्वारा, ये गाइडलाइन तय हो जाती है पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता, उनका अमल नहीं होता है, फिर क्या रास्ता है? तो देखिए, गाइडलाइंस कोर्ट के ऑर्डर में लिखवाना या कोर्ट का इशू करना इसलिए महत्व रखता है क्योंकि अगर वो उनका पालन नहीं हो तो फिर वो अदालत की अवमानना केस बन जाता है। तो आप जा सकते हैं अदालत में कहने के लिए आपकी गाइडलाइंस जो है फॉलो नहीं हो रही है, फलाना स्टेट है, चीफ सेक्रेटरी है, उसको पनिश कीजिए। हेट स्पीच का जो आपने एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कई जगह पे हमने उसको इस्तेमाल भी किया है एफआईआर कराने के लिए की गाइडलाइंस हैं। देखिए, ये सिस्टम्स जो हैं, ये सोल्यूशंस जो आते हैं, गाइडलाइंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट तो देखिए एक ऑर्डर देगा। एज अ सिटीजनरी पूरी दुनिया में यही हुआ है, जितने भी रिपब्लिक्स हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग है, अमेरिका है, वहां पे एक कल्चर है दैट द सिटीजन स्टैंड्स अप फॉर देयर राइट्स। सिटीजन डिमांड करता है स्टेट से कि ये मेरा हक है, तो मुझे दोगे ये। जब तक हम उस पर नहीं आएंगे तब तक चीज चलती रहेंगी। देखिए, कहीं वायलेंस होती है, अगर हम हमारे साथ वायलेंस हो जाए, हम कुछ ना करें, हम केस भी दायर ना कराएं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शायद पुलिस के पास नहीं, शायद पुलिस बदतमीजी भी करे, तो फिर हमें एक लॉ कहता है ठीक है आप कोर्ट जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट नहीं है और ऊपर ऊपर की कोर्ट्स हैं। तो करना है, बहुत मुश्किल हालातों में लोगों ने कराया है, जो कि कहा जाता है नक्सलग्रस्त एरियाज हैं, वहाँ पे भी लोगों ने जाके पुलिस के खिलाफ, जहाँ पे अगर पुलिस ने गलत की है, वहाँ पे एक्शन कराया है। तो ये सब देखिए एवेन्यूज ओपन होंगे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये अगर हम कहें कि हमारा देश ओवरनाइट बदल जाएगा, कि कल एक सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को गाइडलाइंस देगा और 18 सितंबर को सब ठीक हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे हाथ में एज सिटीजन्स एक हमारे पास एक हमें औजार दिया जाएगा कि इसको इस्तेमाल करके आप अपने फंडामेंटल राइट्स, अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपना सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ है उसको आप डिफेंड कर सकते हैं। जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और उनका पालन हो। जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बुलडोजर की जो डिमोलिशंस है, इसको हम लोगों को अलग तरीके से, ये जो पिछले 6 सालों में देखना चाहिए, जो अलग तरीके से देखना चाहिए। जो डिमोलिशंस हैं वो लगातार पिछले 20-25 सालों से, जब अर्बन प्लानिंग के तहत लगातार हर शहर में स्लम डिमोलिशन हो रहे हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन हो रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, और उसमें कई बार ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अलग-अलग अच्छे-अच्छे जजमेंट्स भी दिए, कई बार नेगेटिव जजमेंट्स भी दिए हैं। तो वो एक अलग तरीके का है कि भाई गरीब जो है इंडिया में, वो एक तरीके से एकदम हाशिए पे हमेशा से रहा है, और उस तरीके से अर्बन प्लानिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होने की वजह से उनके घर जाते रहे। यहाँ पर जो हो रहा है, मगर ये जो पिछले 6 सालों में हो रहा है, वो इस तरीके से जेनेरिक गरीबों के खिलाफ ही नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ है, जिसका जो रिपरकशंस है वो भारत में बहुत खराब तरीके से आगे आ सकता है। और इस तरीके से विभाजन वाली जो राजनीति होती है, और कोई भी सरकार कर रही हो, और बीजेपी खुल के जो कर रही है, इसमें एक तरीके से हर शहर, हर छोटे शहर, हर गांव में इस तरीके से विभाजन फैलाना, एक डिविजिव पॉलिटिक्स करना, वो भारत के समाज के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा खतरा तो ये बीजेपी और बीजेपी की सरकारें हैं यहाँ पे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अदालतें जो भी दिशा निर्देश देती हैं, ये सरकारें उनका पालन करें और हमें अगली बार किसी डिमोलिशन को डिस्कस ना करना पड़े। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। नमस्कार।